नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सभी जानते हैं आज राजस्थान में शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश चौधरी जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्या लग रहा है, क्या होने वाला है कैबिनेट की मीटिंग में, क्योंकि आचार संहिता समाप्ति के बाद ये पहली मीटिंग है जो होने जा रही है राजस्थान में। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़े फैसलों पर काम हो सकता है। लगभग तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है बैठक की, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बैठक की बात करें जी, ये आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है दिव्या, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है जी, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो 24 अपनी जो योजनाएं थी, जो बजट सत्र के दौरान उन्होंने बातें कही थी और 24 प्रकार की उन्होंने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए, क्योंकि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 2 ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर विशेष रूप से काम चल रहा है। एक कौशल विकास की है जी, तो दूसरी जो योजना है वो धरातल पे दिख रही है। बल्कि 22 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक पूरी तरह से धरातल पर नहीं आई है। जी, कुल मिलाकर सारगर्भित शब्दों की बात करें तो पूरी 22 जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा आज की कैबिनेट को लेकर कि किस प्रकार से उन योजनाओं की क्रियान्वित की जाए। जी, दूसरी जो कैबिनेट की अहम बैठक है, इसमें सबसे मुख्य जो आज का मुद्दा है और जो विशेष चर्चा होगी वो होगी दिव्या राइजिंग राजस्थान को लेकर, क्योंकि राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होने जा रहा है, जी, जिसकी अगुवाई के लिए, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जयपुर की धरा पर पहुंच रहे हैं। 9 तारीख को शाम को होटल रामबाग और उसी ड्राफ्ट के आधार पर जो पूरी योजनाएं हैं उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जो कैबिनेट की बैठक होगी, उन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कैबिनेट की बैठक में तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। अगर मैं पहले मुद्दे की बात करूं तो एक तो बीकानेर, और बीकानेर के अलावा एक शहर, अन्य और 2 शहर ऐसे शहर हैं जिन 2 शहरों पर आज विकास प्राधिकरण के नाम की मोहर भी लग सकती है, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है, कोटा विकास, बिल्कुल वैसे बीकानेर विकास प्राधिकरण पर भी आज कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। इसके साथ में अगर राजनीतिक राजस्थान की बात करें, किस प्रकार से जो वीवीआईपी आएंगे, जो निवेशक आएंगे, उनका किस प्रकार से रूट मैप रहेगा, किस प्रकार से उनका जो पूरी योजनाएं हैं कार्य की, किस प्रकार निवेशक को लुभाने का काम किया जाएगा, वो सारी चर्चाएं आज की इस कैबिनेट की जो अहम बैठक उसमें हो सकती है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रकाश जी, क्योंकि राजस्थान की मैं कई दिनों से तो मैं खुद भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि राजस्थान को सजाने धजाने का काम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से कहते हैं ना, शादियों में महिला का 16 श्रृंगार देखने को मिलता है, सुंदर तरीके से सजती है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए भी सुनहरा मौका है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो दिव्या मैम, राजस्थान तो वैसे दुल्हन सजा हुआ है, वीर और वीरांगनाओं की वो धरती है। ये धरती देश विदेशों की धरती पानी से अपनी प्यास बुझाती है। एक समय ऐसा था जो वीरों के खून से इस धरती ने प्यास बुझाया था। तो राजस्थान की जो वीर वीरांगनाओं की भूमि है, ये सजी हुई भूमि है, ये मीरा की भूमि है, ये गीता की भूमि है। इस भूमि पर ऐसे संत हुए, ऐसे महात्मा हुए जिनकी बदौलत आज संपूर्ण राजस्थान की जो छवि है वो विश्व स्तर के पटल पर सबसे आगे है। और जिस प्रकार जयपुर को सजाया जा रहा है, पूरे राजस्थान में एक प्रकार सी लहर सी है, एक उमंग है, जोश है लोगों में कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उनके कार्यकाल में इतना बड़ा कार्यक्रम, और कार्यक्रम ही नहीं, राजस्थान के युवा वर्ग को रोजगार देने का महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि वो निवेशक बाहर से आए और राजस्थान में निवेश करे। और लोगों को जिस प्रकार मैंने अभी बताया, स्किल डेवलपमेंट का जो इनका प्रोग्राम था भजनलाल सरकार का, जिनको अहम वित्त आयोग जो बजट था, वित्त बजट, उसमें लिया गया था स्किल कौशल को 24 में से एक महत्वपूर्ण ये भी था, उसका कार्य क्रियान्विति पर चल रहा है। तो वहीं पर जो निवेशक बाहर की कंपनियां लेकर यहाँ पर आएंगे और जो युवा वर्गों को जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाया जा रहा है, स्किल उनको दिया जा रहा है, तो उन निवेशकों के सामने वो रखेंगे, भाई हमारे पास
इतने आदमी हैं, आप तो निवेश कीजिए। वो राजस्थान पूरा तैयार बैठा है, आप तो सिर्फ निवेश कीजिए। इसी के साथ में अगर राजनीतिक राजस्थान के तहत ही अगर मैं आज इस कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हो रही है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दिव्या, जिस पे आज मोहर लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है राजस्थान में बेरोजगार युवाओं की भर्तियों को लेकर। इस पर भी आज एक बड़ी मोहर यहाँ पर कैबिनेट की लग सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उनके, आज शायद मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे व्यस्तम उनके कार्यक्रम होंगे। वो व्यस्तम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के यहाँ पर है। और इसके साथ में राजस्थान की बहुचर्चित जो भर्ती है एसआई भर्ती, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जिस प्रकार का बवाल राजस्थान में हो रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि एसआई भर्ती निरस्त हो, कुछ लोग चाह रहे हैं कि एसआई भर्ती निरस्त नहीं हो। दोनों तरफ से जिस प्रकार का एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है सरकार के लिए कि करे तो क्या करे, क्योंकि सरकार का एक मंत्री ये कहता है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, वो मंत्री भी तो कैबिनेट में बैठेगा, वो भी तो प्रस्ताव वहां पर रखेगा, भाई एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। और जब वो मंत्री नहीं थे, जब वो विपक्ष में थे, आप भी समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब वो विपक्ष में थे तो पूरी तरह से भाजपा एक तरफ थी और वो एक अकेला बंदा एक तरफ था जो पूरी कांग्रेस सरकार के, पूर्ववर्ती सरकार के, गहलोत सरकार के नाक में दम कर रखा था। वो बंदा शुरू से कह रहा है, वो आज मंत्री है, पहले विधायक थे, वो शुरू से कह रहे हैं कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब कैबिनेट में अगर ये सवाल उठता है कि भर्ती परीक्षा क्या क्या किया जाए, तो जहां तक है वो मंत्री महोदय सबसे पहले बात रखेंगे कि ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्या लग रहा है बैठक में आज आ पाएंगे वो? बिल्कुल, देखिए उनके स्वास्थ्य के कारणों से लग नहीं रहा कि वो बैठक में पहुंच पाएंगे, लेकिन जहां तक है उनके विचार विमर्श चाहे फोन के माध्यम से या पत्र व्यवहार के माध्यम से उनका पक्ष जरूर आज कैबिनेट की मीटिंग में वहां पर रखा जाएगा। और इसके साथ में अगर मैं कैबिनेट की बात करूं तो ऐसे कई से प्रस्ताव है, रोड मैप है, जिनको लेकर भी हम फैसले हो सकते हैं। जैसे 2030 या 2035 का राजस्थान का जो विजन है, उस विजन को भी आज यहाँ पर कहीं ना कहीं दिव्या देखा जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बैठक हो रही है, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राजस्थान में क्या कुछ नया इम्प्लान करना चाहिए, राजस्थान में क्या नई चीजें लानी चाहिए कि राजस्थान हरा भरा सुंदर दिखाई दे। खैर वो जो निवेशक आ रहे हैं राजस्थान में, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करेंगे कि राजस्थान में उन्हें भी अपना व्यापार सेटल करना है। चलिए ये तो बात हो गई। इसके साथ ही अब जान लेते हैं, थोड़ा सा उपचुनाव हुए हैं हाल ही में और 5 सीटों पर सत्ता काबिज की है बीजेपी ने, लेकिन 2 सीटें हैं जो बीजेपी के हाथ से चली गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर कि सबसे बड़ी सीट तो मैं कह दूंगी कि दौसा की सीट हाथ से निकल गई और इस सीट का भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा मलाल है कि हमारे हाथ क्यों नहीं लगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक सीट जो बाप पार्टी के खाते में गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम उपचुनाव की बात करें, चुनाव है, चुनाव आते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां आज भी कानों में गूंजती है, सत्ता आती है जाती है चली जाती है। वो एक अलग चीज है। सत्ता किसके भाग्य में लिखी है, ये किरदार बहुत अहम है। लेकिन जिस प्रकार से दौसा की सीट को लेकर शुरू से ही माना जा रहा था, भाई ये सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा पर कमान दी थी, उनको दायित्व दिया था कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। लेकिन संयोग ऐसे हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा स्वयं मंत्री है और दौसा में उनका दबदबा है, लेकिन जब दबदबा है, खुद का लोकल क्षेत्र है, और वहाँ से जब वो सीट नहीं निकाल पाए, अपने भाई को नहीं निकाल पाए, तो उनके मन में एक प्रकार की व्यथा हुई और उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट भी की थी कि चाकू घोंपा गया है, यानी मेरे साथ धोखा हुआ। तो हालांकि राजनीति का पर्यायी धोखा है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि राजनीति में होता क्या है, राजनीति में धोखा ही है। अगर धोखा ही नहीं हो और सेपरेट एक ही व्यक्ति की बात चले तो किस चुनाव, फिर तो वो तो राजतंत्र हो गया। भाई एक व्यक्ति हुक्म दे देगा, सभी उसका हुक्म मान लेंगे, तो लोकतंत्र है, हार जीत चलती रहती। उसके बाद फिर किरोड़ी लाल मीणा का 2 दिन पहले फिर ट्वीट आया था
वहाँ उस ट्वीट पे भी उन्होंने एक अच्छी शायरी लिखी। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ये कहना चाहते हैं कि मेरे साथ जो दगा करने वाले लोग हैं इस उपचुनाव में, वो मेरे अपने ही हैं, कोई दूर के नहीं है। और देखिए, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे हम रामायण में भी देखते हैं और अपने पूर्वज भी कहते हैं कि अगर विभीषण नहीं होता तो शायद राम रावण तक नहीं पहुंच पाते और रावण को हरा भी नहीं पाते, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन नहीं बताया था। इतिहास के पटल पर कई बार ऐसा हुआ है जिसकी विशेष आस की जाती है, वो चीज़ व्यक्ति को कहीं कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं देती। और वैसे ही जगमोहन मीणा के साथ हुआ है। शुरू से समाज सेवा का भाव था, गौ भक्त है, गौ सेवा वो करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो चुनाव हुए और डीसी मीणा यहाँ से चुनाव जीत के निकले, तो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का तो कद कम हुआ है, लेकिन सचिन पायलट का कहीं ना कहीं कांग्रेस में कद यहाँ पर बढ़ा है। वहीं बात करें बाप पार्टी की, जो सीट दक्षिण राजस्थान से निकली है, ये मैं आपको पहले भी कहता था, और जिस दिन अपने चर्चा हुई थी रिजल्ट से पहले, उस दिन भी मैंने कहा था भाई ये सीट तो बिल्कुल बाप के खाते में जाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हुआ वही, सीट बाप के खाते में गई है, क्योंकि पूरा बेल्ट जेतरी के नारे के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ता है। दिव्या, जेतरी की बात करूँ, जल, जंगल और जमीन, तीन नारों पर यहाँ पर ये जो आदिवासी हैं, इनकी पार्टी भी आदिवासी पार्टी के नाम से है, तो ये चुनाव लड़ते हैं। और वही हुआ वही, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न और निकल के आ जाता है दिव्या मैडम, कि अगर कांग्रेस बाप के साथ समर्थन कर लेती तो शायद हो सकता था कि एक सीट पर जहां बाप कुछ 1100 वोटों से हारी है, वहां पर बीजेपी की शांता मीणा जीती है, वो सीट भी इनके खाते में आ जाती। कांग्रेस अगर खियूंसर में अगर वहां पर भी गठबंधन कर लेती तो ये सीट भी इनके खाते में आ जाती। और मैं तो ये कह रहा हूं, उपचुनाव में जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन किया था और जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, उस मजबूती के साथ, उस गठबंधन के साथ में, अलायंस के साथ में अगर राजस्थान में ये चुनाव लड़ देते तो शायद बीजेपी को 5 में से 2 सीटों पर ही सारा लेकर बैठ जाना पड़ता, सिमट जाती बीजेपी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की खुद की भी गलती कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, एक और सवाल मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगी कि थप्पड़ कांड देखिए अभी तक शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक नरेश मीणा जो कि जेल में ही है, मामला अभी तक तूल पकड़ा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज खुद प्रहलाद गुंजल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि समर्थन कर रहे हैं और नरेश मीणा के काफी, मैं कहूंगी कि करीबी भी माने जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए दिव्या, सबसे पहले बात करें तो राजनीति है, और राजनीति में जिस प्रकार का ये जो कांड हुआ है, इस कांड की मैं पूरी तरह से देखो एक तो निंदा करता हूँ। निंदा इसलिए करता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं, नरेश मीणा आरोप लगा रहा है कि वो फर्जी वोटिंग करवा रहे थे डीएम के कहने पर, जिला कलेक्टर के कहने पर। अब हुआ क्या है, किसने वहां पर देखा, लेकिन जिस प्रकार से जो थप्पड़ वाला मामला है, यहाँ पर नरेश मीणा को ये शायद नहीं करना चाहिए था। हालांकि एक युवा है, जोशीला है, जोश में होश खो बैठा, लेकिन जिस प्रकार वहां तक जो घटनाक्रम हुआ वो एक दायरे में था, सीमित दायरे में था। चलो होश आदमी जब खो देता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में जो रात को उपद्रव हुआ, इस उपद्रव के पीछे कौन साजिश करता था अभी ये सामने नहीं आया है। कि अब ग्रामीण आरोप लगाए हैं कि पुलिस वालों ने वहां पर गाड़ियां जलाई है, जबकि पुलिस वाले आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर पत्थरबाजी हुई थी। कुछ वीडियोस भी अपने पास में आए हैं, अपन देखा, अपन ने चलाया भी है उनको, कि जिस प्रकार से आपस में जो भिड़ंत हो रही थी, अंधेरा है, साफ दिख नहीं पा रहे, तो उन वीडियो में भी दिखाई पड़ रहा है कि जो वहां पर उपद्रव हुआ है, ऐसा उपद्रव नहीं होना चाहिए। देखिए राजनीति है, चुनाव आते हैं जाते हैं, पार्टियां आती है, बनती है, बिगड़ती है, फिर वो लाइन याद आ जाती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो लोकतंत्र में जिस प्रकार के ये करते हो रहे हैं, इन कर्तव्यों पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए।
और जिस प्रकार के घटनाक्रम वहाँ पर हुए, मैं खुद वहाँ पर गया था, मैंने वहाँ पर पूरी धरातल की चीज़ देखी जब वहाँ दूसरे दिन पहुँचा मैं, और जिस प्रकार जो तांडव वहाँ पर था, उस तांडव को देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पर शांति हो जाएगी। शहर उठे। बिल्कुल, मैं खुद शहर उठा उस चीज़ को देखकर, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे 2 साथियों को भी वहाँ पर बेरहमी से पीटा गया, जो आज भी उनका इलाज जारी है। तो इस प्रकार से कि जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि उनके ऊपर लगाम लगाए। भीड़ के बीच छुपे हुए होते बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति गलत नहीं है। भीड़ में 100 व्यक्ति है तो हर व्यक्ति गलत नहीं है। 100 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ऐसा निकल के आ जाता है जो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को ही परिवर्तित कर देता है। किस दिशा में वो जा रहे हैं, उसकी दिशा और दशा दोनों पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। इसके साथ ही एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि आज जो कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है, क्या लगता है पंचायती राज चुनाव भी सर पर ही है, उसको लेकर क्या अहम फैसले हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं और जानकार सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, और मंत्री महोदय के बयान के आधार पर, क्योंकि आज से करीबन 2 महीने पहले ही यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बयान दिया था कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा। तो ये शब्द जब कहीं आ रहा है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि राजस्थान में पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कई जैसे 1-2 जिलों में जहाँ पर निकाय चुनाव होने थे, वहाँ पर निकाय चुनाव न करवा के सरकार ने वहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिए। अब रही बात जो 7,000 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं, इनमें चुनाव भी कयास है। सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ मैं कि लगातार सरपंचों की पोस्टें चालू हो गई, भाई मैं उस पंचायत से सरपंच पद पर। तो जो मुझे देख रहे हैं उनसे मैं तो एक ही बात कहूँगा, भाई थोड़ा धैर्य रखिए। भी सरकार जो भी काम करने जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, वो कहीं ना कहीं जनता के हित की बात कर रही है, जनता के हित में वो काम करने की कोशिश कर रही है। भाई 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो जाएंगे तो बार बार लगने वाली जो आचार संहिता है, जिसके कारण से काम रुकता है और बार बार जो पैसा खर्च होता है, तो दोनों पर ही लगाम लगाने की सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है। और राज्य सरकार ने जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है 1 स्टेट 1 इलेक्शन का, वो केंद्र सरकार को भेज दिया है। और जिस प्रकार से लग रहा है कि आज कैबिनेट में यह मोहर लग सकती है कि जो चुनाव होंगे वो सारे चुनाव एक साथ में होंगे। अब रही बात सरपंचों की कि क्या हो सकता है, तो देखिए इसमें यह हो सकता है कि 12 महीने का सरकार समय लेगी। क्यों? इसके पीछे कारण है। पहला कारण, कुछ जिलों को खत्म करने का काम राज्य सरकार कर रही है। भाई जो नए जिले गहलोत सरकार में बने थे, उन जिलों में कुछ जिले खत्म होंगे, ये सबके सामने है। 4 या 5 जिले निरस्त होंगे। और अगर जिले निरस्त ये कर रहे हैं तो आप बताइए वहां कैसे चुनाव हो सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर ले लिए, संभव ही नहीं कि 2 जिले को निरस्त कर दिया इन्होंने। मैं ओनली फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि उदाहरण के तौर पर 2 जिले को इन्होंने निरस्त कर दिया। अगर निरस्त ये बाद में करते हैं, पहले चुनाव करवा लेते हैं, तो क्या जिला परिषद 2 लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो वही कारण फंस रहा, वही पेज फंस रहा। एक तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का, 2 और उसके बाद में 4-5 जिलों को निरस्त करने का। सबसे पहले ये जिलों को निरस्त करने का अगर सरकार काम करेगी तो अभी संसद चल रहा है, 12 महीने होने को है। अगर जिलों को ये निरस्त करती है तो भी चुनाव नहीं हो सकते। 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करती है सरकार तो भी चुनाव नहीं हो सकते। अब पेच ये फंस जाता है क्योंकि भारतीय संविधान संशोधन 73 और 74 ये कहता है कि एक जनप्रतिनिधि का कार्यकाल पंचायती राज में 5 साल का होता है। 5 साल जनवरी में पूरे हो रहे। अब क्या करे सरकार? सरकार जहां तक है कि आपात स्थिति में ही सरकार समय बढ़ा सकती है। किसी भी जनप्रतिनिधि का समय आपातकालीन स्थिति में बढ़ा सकती है। आपातकालीन स्थिति अपने स्टेट में नहीं है। 7,400 जो ग्राम पंचायत है वहां पर नहीं है। सरकार यह कर सकती है कि इसमें कुछ समय सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा देगी और कुछ समय बाद में उन्हीं पंचायतों में प्रशासक लगा देगी और उसके बाद 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर मोहर लगाकर
नवंबर के बाद में, अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद में, 15 अक्टूबर से जनवरी के मध्य कभी भी राजस्थान के में पंचायत राज के चुनाव संभव हो सकते हैं। तो कह सकते हैं ओम प्रकाश जी कि जो थोड़े से उत्सुकता दिखा रहे हैं कैंडिडेट, अभी से ही थोड़ा सा धैर्य रखिए और बिल्कुल, बिल्कुल, धैर्य उत्सुकता जरूरी है। ठीक नहीं है इतनी, कहीं अभी से पैम्पलेट्स बच जाएं और पैसे खर्च हो जाए और पता चले कि चुनाव तो अभी हो ही नहीं रहे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। खैर, अभी आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तस्वीरें शाम को ही क्लियर हो पाएंगी कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आज की कैबिनेट की बैठक में। ऐसे ही तमाम बड़े और छोटे मुद्दों के साथ जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, और देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में, और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सभी जानते हैं आज राजस्थान में शाम 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश चौधरी जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्या लग रहा है, क्या होने वाला है कैबिनेट की मीटिंग में, क्योंकि आचार